एक तरफ नीली जर्सी, दूसरी तरफ हरी आंधी। बीच में खड़ा है हिमालय की गोद में बसा वो मैदान जहां इतिहास दोहराया भी जाता है और बदला लिया भी जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का स्पेशल शो स्पोर्ट्स डेली और मैं हूं आपके साथ जिया कौशिक। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का तीसरा T20 मुकाबला अब बस कुछ ही घंटों दूर है और इस मैच को लेकर जो माहौल बना हुआ है वो किसी फाइनल से कम नजर नहीं आ रहा है। दूसरे T20 में मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया पर सवालों की बौछार है। फैंस गुस्से में हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तरह अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और धर्मशाला की ठंडी वादियों में अब गर्मी सिर्फ क्रिकेट की नहीं होने वाली है। जी हाँ, ये मैच सिर्फ एक T20 नहीं बल्कि मोमेंटम, कॉन्फिडेंस और सीरीज कंट्रोल का मुकाबला है, जहां दोनों टीमें एक दूसरे को मेंटली दबाने उतरेंगी और हर गेंद पर ड्रामा देखने को मिलने वाला है। ये मुकाबला 14 दिसंबर को 7 बजे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम यानी धर्मशाला में खेला जाएगा और ये मैदान जितना खूबसूरत है उतना ही अनप्रेडिक्टेबल भी है। जी हाँ, पहाड़ों के बीच बसा ये स्टेडियम अपनी हार्ड सरफेस और तेज आउटफील्ड के लिए जाना जाता है। यहाँ हवा लगातार चलती रहती है जो फास्ट बॉलर्स के लिए शुरुआती ओवर में एक्स्ट्रा स्विंग लेकर आती है। नई गेंद से 3-4 ओवर तक बल्लेबाजों को परीक्षा भी होती है और अच्छा खासा परेशान भी करा जाता है और अगर वहां विकेट गिर गए तो प्रेशर जल्दी बनता है। लेकिन अगर कोई बल्लेबाज सेट हो गया तो फिर बाउंड्रीज रुकती नहीं है। धर्मशाला की पिच की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये किसी एक विभाग को पूरी तरह डोमिनेट नहीं करने देती है। जी हाँ, डिपार्टमेंट कोई भी हो, चाहे बॉलिंग, फील्डिंग, चाहे बैटिंग, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं भी डोमिनेशन नहीं नजर आने देगी आपको ये फील्ड। शुरुआती ओवर्स में पेसर और बाउंस और मूवमेंट मिलती है, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होती है पिच बैटिंग फ्रेंडली हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ कभी लो स्कोरिंग थ्रिलर दिखता है तो कभी हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट एवरेज नजर आता है। लगभग 180 के आसपास रहता है और 180 से नीचे का टारगेट अक्सर चेज हो जाता है। जी हाँ, जबकि 196 स्कोर डिफेंड भी हो सकता है, यानी मैच का पूरा रिजल्ट एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। किस तरह से आप चल रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। शाम के मैच में यहाँ ड्यू एक बड़ा फैक्टर बन जाती है, जिस वजह से टॉस काफी अहम हो जाता है। ज्यादातर कप्तान वहां टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना पसंद करते हैं ताकि दूसरी पारी में बैटिंग आसान हो जाए। आंकड़े भी यही बताते हैं। चेजिंग टीम को यहाँ हल्का सा एज जरूर मिला है। बाउंड्रीज 59 से 69 मीटर के अंदर है, यानी बहुत बड़ी भी नहीं है और टाइमिंग मिले तो चौके छक्के आसानी से लग सकते हैं। पावर प्ले की बात करी जाए तो पावर प्ले में 48 से 53 रन और 20 ओवर में 180 से 195 तक स्कोर देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करी जाए इस सीरीज की तो अब तक दोनों टीमें एक-एक मैच जीत चुकी हैं। पहले मैच में भारत को बॉलर्स ने बचाया था, लेकिन दूसरे मैच में वही बॉलर्स पूरी तरह फेल हो गए और बैटिंग भी कंप्लीटली कोलैप्स दिखी आपकी। साउथ अफ्रीका ने भारत को एक तरफा हराकर सीरीज को बराबरी पर ला दिया और इसी हार के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का रुख काफी सख्त नजर आया। उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि तीसरे T20 में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, सिर्फ परफॉर्मेंस बोलेगी। ये बयान अपने आप में काफी बड़ा है और कई मायने हो सकते हैं इन सब बयान के। इंडिया की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा बदलाव ओपनिंग कॉम्बिनेशन में देखने को मिल सकता है। लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल को बाहर बिठाया जा सकता है। जी हाँ, और उनकी जगह संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। संजू का साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा और T20 फॉर्मेट में वो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने की क्षमता रखते हैं। उनके साथ यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग में भेजा जा सकता है, जो टाइमिंग और इंटेंट दोनों में मजबूत है और स्विंग को भी अच्छी से खेलते हैं। तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। तिलक इस समय इंडिया के सबसे कंसिस्टेंट T20 बैटर में से एक है और मिडल ओवर्स में गेम को कंट्रोल करना उन्हें अच्छी तरह आता है।
दूसरे मैच में भी उन्होंने अकेले दम पर फाइट दिखाई थी और धर्मशाला जैसी पिच पर जहां बॉल के बाद में बैट पर अच्छे से आते हैं रन, वहां तिलक बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। चौथे नंबर पे कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरेंगे, जिनसे एक कैप्टन नूक की उम्मीद जरूर होगी, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट जानता है कि सूर्य ज्यादा देर शांत नहीं रहते हैं और काफी लंबे समय से उनकी फॉर्म खराब चल रही है। तो इस बार सबको उम्मीद होगी कि सूर्य कुछ तो बड़ा करें। पांचवें नंबर की अगर बात करी जाए तो हार्दिक पांड्या हो सकते हैं, जो प्रेशर सिचुएशन में इंडिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं। भले ही पिछले मैच में उनका दिन खराब रहा हो, लेकिन T20 में हार्दिक का इम्पैक्ट हमेशा बड़ा रहता है। बैटिंग में हमेशा डेप्थ ओवर में मोमेंटम बदल सकते हैं और बॉलिंग में एक दो क्रूशियल ओवर्स निकाल सकते हैं। चलिए अब छठे नंबर की बात करें जाए तो जितेश शर्मा को मौका मिल सकता है, जो फिनिशर की भूमिका में फिट बैठते हैं और लिमिटेड बॉल्स में रन निकालने का हुनर रखते हैं। अगर अब लोअर मिडिल ऑर्डर्स में अक्षर पटेल का रहना टीम बैलेंस के लिए जरूरी है, तो अक्षर बैटिंग में डेप्थ देते हैं और बॉलिंग में कंट्रोल रखते हैं, भले ही पिच स्पिन फ्रेंडली ना हो। इसके बाद भी बॉलिंग यूनिट की बात करी जाए तो वरुण चक्रवर्ती का सिलेक्शन तय माना जा रहा है, क्योंकि उनकी मिस्ट्री साउथ अफ्रीकन बैटर्स को अच्छा खासा परेशान कर सकती है। खासकर मिडिल ओवर्स में वरुण की वेरिएशन फ्लैट पिच पर इफेक्टिव भी रहती है और विकेट्स निकालने की क्षमता भी रखते हैं। पेस अटैक की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के कंधों पर होगी। बुमराह वाले ही हाल ही के मैचों में थोड़े ऑफ कलर दिखे हों, लेकिन क्लास इज परमानेंट और बड़े मैचों में वही बॉलर गेम बदलता है। अर्शदीप से उम्मीद होगी कि वो पिछले मैच में वाइड्स को भूलकर नई गेंद से स्विंग और डेप्थ ओवर में यॉर्कर से वापसी करे। ये प्लेयर अगर रिदम में आ गया तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग के लिए मुश्किल घड़ी सामने कर सकती है। अगर साउथ अफ्रीका की बात करी जाए तो उनकी टीम बैलेंस काफी सॉलिड नजर आता है। ओपनिंग में क्विंटन डी कॉक अगर एक बार सेट हो जाएं तो फिर उन्हें रोकना काफी हद तक मुश्किल होता है। उनके साथ मार्कम शुरुआत में मेरे हिसाब से स्टेबलाइज कर सकते हैं अगर टीम को करना हो तो। मिडिल ऑर्डर्स में डेवॉल्ट ब्राविस, ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर जैसे पावर हिटर्स हैं, जो इंडियन बॉलर्स की जरा सी गलती को बाउंड्री में बदल सकते हैं। ऑलराउंडर की बात करी जाए तो मार्को येंसन और केशव महाराज टीम को डेप्थ देते हैं। येंसन नई गेंदों से स्विंग और बाउंस दोनों निकाल सकते हैं और इंडियन टॉप ऑर्डर्स के लिए खतरा बन सकते हैं। बॉलिंग अटैक में रबाडा, लुंगी इंगिडी और एनरिक नॉर्किया जैसे फास्ट बॉलर्स हैं, जो पेस और बाउंस से मैच का मूड बदल सकते हैं। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग डिसिप्लिन्ड है और यही उनकी स्ट्रेंथ है। हेड टू हेड्स की भी अगर बात कर ली जाए तो हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो ओवरऑल इंडिया आगे जरूर है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने हमेशा टफ कंपटीशन दिया है। धर्मशाला में भी साउथ अफ्रीका इंडिया को पहले हरा चुका है और 199 रन का टारगेट चेज कर चुका है। जी हाँ, जो इस ग्राउंड का हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज है, यानी हिस्ट्री भी साउथ अफ्रीका को कॉन्फिडेंस दे रही है और करंट फॉर्म भी उन्हें अंडर एस्टिमेट करने की इजाजत नहीं देता है। मैच की पिक्चर अगर पिच के हिसाब से देखी जाए तो ये मुकाबला बैलेंस रहने वाला है। न्यू बॉल से बॉलर को मदद मिलेगी। मिडिल ओवर्स में बैटिंग ओवर और डेप्थ ओवर को में एग्जीक्यूशन यही तय करेगा कि जीत किसकी होगी। टॉस जीतने वाली टीम पहले बॉलिंग करना चाहेगी और ड्यू का फायदा उठाना जरूर चाहेगी। इंडिया को होम कंडीशंस का हल्का फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका पूरी तरह तैयारी के साथ उतरने वाली है। अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करते हैं तो यही सब देख के लग रहा है कि ये मैच लास्ट ओवर तक जा सकता है। मोमेंटम कई बार शिफ्ट होगा और प्रेशर हैंडलिंग सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा। आंकड़े, फॉर्म और होम एडवांटेज को देखें तो इंडिया के चांस 50-50 से ज्यादा थोड़े नजर आते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता। अनप्रेडिक्टेबल होता है पूरा की पूरा मैच। अब देखना ये होगा कि धर्मशाला के पिच पर कौन सी टीम खुद को बेटर अडेप्ट कर सकती है और कौन एग्जीक्यूशन में बाजी मारता है। इन सब पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।